नमस्कार, मैं दिवाकर सिंह राणा आप सबका स्वागत करता हूं ज्ञानोदय GICS में। आज हम देखने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि सिंधु घाटी सभ्यता हम लोग जानते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता हमारे भारतीय इतिहास का प्रारंभिक बिंदु है। परंतु जब तक सिंधु घाटी सभ्यता की खोज नहीं हुई थी तब तक हम लोग या हमारे इतिहासकार मानते रहे थे कि हमारी जो सभ्यता संस्कृति है, भारतीय सभ्यता संस्कृति का प्रारंभिक बिंदु वैदिक सभ्यता ही है। परंतु जब 1921 में दयाराम साहनी ने सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की तब हमें ज्ञात हुआ कि हमारी सभ्यता संस्कृति सिर्फ वैदिक सभ्यता तक ही नहीं बल्कि उससे 1 वर्ष और अधिक प्राचीन है। तो चलिए आइए कुछ जान लेते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के विषय में। तो सिंधु घाटी सभ्यता का कालक्रम 1350 से 1750 BC माना जाता है। ये कार्बन डेटिंग के द्वारा निकाला गया इसका टाइम पीरियड है। अन्य अलग अलग किताबों में कई सारे कालक्रम मिलते हैं, जैसे कई जगह 2400 से 1700 मिलता है, वो भी सही माना जाएगा। और बहुत सारे कालक्रम मिलते हैं, लेकिन हमको सिर्फ यही याद रखना है 2350 से 1750। ठीक है। अब अगला हम देख लेते हैं सिंधु घाटी सभ्यता जो संस्कृति है, इसको प्राक ऐतिहासिक काल में रखा जाता है। सॉरी, ये 2350 है। तो सिंधु घाटी सभ्यता को प्राक ऐतिहासिक काल में रखा जाता है या इसको कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहा जाता है। देखिए, इतिहास को, संपूर्ण इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। हम एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। देखिए, इतिहास लेखन के आधार पर इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। इतिहास का वो हिस्सा जहाँ पर कि हमें कोई भी साहित्यिक प्रमाण प्राप्त नहीं होता है, जिस काल का इतिहास सिर्फ पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर लिखा गया है, उसे आद्य ऐतिहासिक काल कहा जाता है। इसके बाद प्राक ऐतिहासिक काल में वह हिस्सा आता है इतिहास का जिसके विषय में हमें साहित्यिक प्रमाण या लेखन के प्रमाण तो प्राप्त हुए हैं, लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सका है। ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के साथ भी ऐसा ही है। यहाँ पर हमें लिपि तो प्राप्त हुई है, लेकिन उसको आज तक पढ़ा नहीं जा सका है। इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को प्राक ऐतिहासिक काल में रखा जाता है। कांस्ययुगीन सभ्यता इसलिए कहा जाता है इसको कि सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने ही तांबे और टिन को मिलाकर कांसे का निर्माण किया था और उस टिन से कई सारे औजार, हथियार वगैरह बनाए थे जिसका उन्होंने उपयोग किया। तो सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता के लोग ही थे जिन्होंने कांसे का प्रयोग किया, इसलिए सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहा जाता है। ठीक है। आगे देख लेते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने इसकी खोज की थी। ठीक है। द्रविड़ एवं भूमध्य सागरी, तो ये कौन थे? सिंधु घाटी सभ्यता के जो निवासी हैं, ये द्रविड़ और भूमध्य सागरीय लोगों को सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माता और इनके निवासी माना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता को हम लोग नगरीय सभ्यता बोलते हैं या सिंधु घाटी सभ्यता को प्रथम नगरीय क्रांति भी कहा जाता है। उसके पीछे का रीज़न ये है कि भारतीय सभ्यता संस्कृति में सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी थी? सिंधु घाटी सभ्यता थी, और वह एक नगरीकृत सभ्यता थी। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता में सुनियोजित तरीके से मकान बनाए गए थे, सुनियोजित सड़कें थी। ठीक है। और उनकी जो अर्थव्यवस्था थी उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा व्यापार था। तो जो एक नगर की विशेषताएं होती हैं, वो सारी विशेषताएं सिंधु घाटी सभ्यता में निहित थी। तो इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को एक नगरीकृत सभ्यता भी कहा जाता है, और कई जगह इसको प्रथम नगरीय क्रांति भी कहा जाता है, प्रथम नगरीकरण कहा जाता है। उसके पीछे रीज़न ये है कि सिंधु घाटी सभ्यता आई, इसके बाद जब इसका पतन हुआ तो कौन सी सभ्यता का विकास हुआ भारत में? वैदिक सभ्यता का। वैदिक सभ्यता क्या थी? एक ग्रामीण संस्कृति या सभ्यता थी। मतलब जो वैदिक लोग थे या आर्यंस लोग जो आए थे, वो किस तरीके से रहते थे? एक ग्रामीण जो संस्कृति होती है उसका पालन करते थे। वो लोग पक्के मकानों में नहीं रहा करते थे, कच्चे मकानों का या झोपड़ियों का प्रयोग करते थे। उनकी अर्थव्यवस्था, प्रारंभिक आर्य थे, उनकी पूरी अर्थव्यवस्था गायों पर निर्भर थी। ठीक है। व्यापार से उनका कोई लेना देना नहीं था प्रारंभ में। उत्तर वैदिक में आते आते उनका विकास हुआ और 600 BC तक आते आते जो वैदिक सभ्यता थी उसने द्वितीय नगरीकरण का रूप ले लिया। मतलब जब 16 महाजनपदों का निर्माण किया उन लोगों ने, तब वो द्वितीय नगरीकरण था। और प्रथम नगरीय क्रांति या प्रथम नगरीकरण कौन सा था आपका? सिंधु घाटी सभ्यता है, क्योंकि इन दोनों के बीच में ऋग्वैदिक आर्य थे जो कि एक ग्रामीण संस्कृति और सभ्यता के रूप में भारत में स्थापित हुए थे। क्लियर हो गया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
तो हमने देख लिया सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। इसके बाद है भारत में एक प्रश्न उठता है, कई सारे एग्जामों में प्रश्न देखा गया है कि आज़ादी के बाद अर्थात 1947 के पश्चात सिंधु घाटी सभ्यता के जो स्थल थे उनकी सबसे अधिक खोज किस स्थान से हुई है। तो 1947 के बाद या भारत की आज़ादी के पश्चात गुजरात से सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे अधिक स्थल हमें प्राप्त हुए हैं। लोथल सुरकोतड़ा जो दो नगर हैं ये सिंधु घाटी सभ्यता के पत्थर नगर मतलब क्या है, ये शिप पोर्ट थे सिंधु घाटी सभ्यता के। कौन कौन से? लोथल और सुरकोतड़ा, ये सिंधु घाटी सभ्यता के पत्थर नगर कहे जाते हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्नागार सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कही जाती है। कई सारे एग्जाम पूछा जाता है सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी, तो क्या कौन सी थी? मोहनजोदड़ो से प्राप्त विशाल अन्नागार। तो हम लोग कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं अन्नागार और स्नानागार में, तो यहाँ का कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। अन्नागार जो था वो मोहनजोदड़ो की या सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत थी और कहाँ से प्राप्त हुई थी? मोहनजोदड़ो से। ठीक है, देखिए अब सिंधु घाटी सभ्यता का जो क्षेत्र विस्तार था, अभी हम देखिए भूमिका समझ रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता की। इसके बाद अगले वीडियो में हम इसको पूरा डिटेल में देखेंगे, इसके प्रमुख नगर कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए हैं और नगरों से क्या क्या प्राप्त हुआ, नगरों की विशेषताएं क्या है। ठीक है, इसका नगर नियोजन कैसा था, 2 तरह के टीलों में पूरा सिंधु घाटी सभ्यता बटी हुई थी, हर नगर 2 टीलों में बटा हुआ था, तो उसको हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। अभी इसका बेस देख रहे हैं, बेसिक देख रहे हैं हम इसका। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो संपूर्ण विस्तार था वह 12,99,600 वर्ग किलोमीटर में ये सभ्यता विस्तृत थी। जब इसके हम पूरे संपूर्ण विस्तार की बात करेंगे, उसका सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा था, सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा था, पूरब कौन सा था, दक्षिण और पश्चिम कौन सा था। तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी बिंदु आलमगीरपुर माना जाता है, जो कि उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में हिंडन नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, इसके बाद सबसे पश्चिमी बिंदु सुतकांगेंडोर में स्थित है, जो कि पश्चिमी बलूचिस्तान अर्थात पाकिस्तान का जो पश्चिमी क्षेत्र है वो बलूचिस्तान के नाम से जाना जाता है, मतलब दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र पाकिस्तान का बलूचिस्तान के नाम से जाना जाता है। तो वहाँ पर ये सुतकांगेंडोर स्थित है। ठीक है, इसके बाद सबसे उत्तरी बिंदु मांडा जम्मू कश्मीर में स्थित है, चिनाब नदी के किनारे। ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल है। इसके पश्चात आता है आपका सबसे दक्षिणी पॉइंट कौन सा था इस सभ्यता का, तो दक्षिणी पॉइंट था दैमाबाद, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है गोदावरी नदी के तट पर। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो टोटल विस्तार था वो कैसा था, एक त्रिभुज के आकार, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता एक त्रिभुज के रूप में इसका संपूर्ण क्षेत्रफल फैला हुआ था। और ये संपूर्ण क्षेत्रफल कितना था, 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर ये कुछ आपको एक भूमिका मैंने दी है आज। अभी हम सिंधु घाटी सभ्यता के नाम भी समझ लेते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता को कई सारे अन्य नामों से जाना जाता है। पहला नाम तो सिंधु घाटी सभ्यता है, सिंधु सभ्यता। तो देखिए या पहला नाम हड़प्पा सभ्यता ले लेते हैं, क्योंकि देखिए हड़प्पा इसलिए कहा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो पहला स्थल खोजा गया था वह हड़प्पा नामक स्थान से खोजा गया था। ठीक है, तो इसीलिए जो इतिहासकार होते हैं उन्होंने इस स्थल का नाम क्या रख दिया, इस सभ्यता का नाम क्या रख दिया, हड़प्पा सभ्यता। दूसरा नाम है इसका सिंधु सभ्यता। तो देखिए जो प्रारंभिक इसके स्थल हमें मिले थे वे सभी सिंधु और उसकी सहायक नदियों के किनारे प्राप्त हुए थे, या उसके साथ साथ सिंधु और उसकी सहायक नदियों के किनारे किनारे हमको सारे स्थल इसके प्राप्त हुए थे प्रारंभिक स्थल। तो इतिहासकारों को लगा कि शायद ये सारी सभ्यता सिंधु और उसकी सहायक नदियों तक ही सीमित है, इसीलिए इस सभ्यता का नाम क्या रख दिया गया, सिंधु सभ्यता रख दिया गया। लेकिन वो नाम अब इतना उपयुक्त नहीं रह गया, क्योंकि आज़ादी के बाद इसके अधिकतर स्थल मतलब लगभग 80% स्थल कहाँ से प्राप्त हुए हैं, सिंधु। जैसे मान लीजिए ये सिंधु नदी है और ये गंगा नदी है, तो इसके बीच का जो मैदानी भाग है अधिकतर स्थल यहाँ से प्राप्त हुए हैं, और ये विलुप्त हो चुकी सरस्वती का अपवाद क्षेत्र था। ठीक है, इसीलिए इसका सिंधु सभ्यता नाम इतना उपयुक्त नहीं माना जाता है। कुछ इतिहासकार इसको सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से पुकारना पसंद करते हैं। उसका कारण क्या है कि इसके लगभग 80% स्थल कहाँ से प्राप्त हुए हैं, सिंधु और गंगा के मध्य, जो कि सरस्वती का अपवाद क्षेत्र था, इस जगह से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो इसका एक नाम क्या था, सिंधु सरस्वती सभ्यता। आज भी कई इतिहासकार इसको सिंधु सरस्वती सभ्यता ही बोलते हैं। ठीक है,
कांस्ययुगीन सभ्यता कहा जाता है इसको। हमने देख लिया था कि इस सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों ने पहली बार तांबे और टिन को मिलाकर कांस्य का निर्माण किया था, इसीलिए सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता भी बोलते हैं। या एक नाम और है जो कि लास्ट भी समझ सकते हैं इसको आप, प्रथम नगरीय क्रांति या प्रथम नगरीकरण के नाम से जाना जाता है इसको। तो वो आपको बता चुका हूँ मैं क्यों जाना जाता है। तो आगे हम अगले वीडियो में हम देखने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी नगर हैं, स्थल, उनकी विशेषताएं क्या हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का नगर नियोजन, इनका सामाजिक स्थिति, इनकी आर्थिक स्थिति, इनका व्यापार किस तरीके का था, या और इनमें सिंधु घाटी सभ्यता में धर्म क्या किस तरीके का था। ठीक है, तो उन सबको हम अगले वीडियो में देखेंगे। आज ये इंट्रोडक्शन वीडियो था, तो आशा करता हूँ आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए इसे। धन्यवाद।